Hi everyone, I am Dr. Rajesh Sakad. I got rank 53 NEET PG 2020. I want to share my NEET PG preparation. मैंने अपनी प्रिपरेशन सेकेंड ईयर में स्टार्ट की थी, इसलिए मैंने एक यहाँ पास में DBM से एक कोचिंग है वो ज्वाइन की थी। पहले मेरी डेमो क्लास हुई तो उससे मेरा नीट पीजी के लिए इंटरेस्ट जगा। पहले फर्स्ट ईयर में एक्चुअली इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेरे को, तो मैं मुश्किल से मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के पास हुआ था। फिर जैसे डेमो क्लास ली तो मेरा इंटरेस्ट जगा नीट पीजी के लिए, और फिर मैं उन नोट्स को घर आके रूम पे आके पढ़ता था और उनका रिवीजन कर लेता था एक दो दिन करके ऐसे करके। और फिर मैंने सेकेंड ईयर में अपनी सारे सेकेंड ईयर की क्लासेस ले ली थी और फर्स्ट ईयर की भी ले ली थी उसके साथ ही। फिर मेरा प्री फाइनल में हुआ। प्री फाइनल में मैंने फाइनल ईयर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, ओब्स गायनी है, पीडिया है, और एक रेडियो की भी क्लास मैंने ले ली थी अपने इंटरेस्ट के लिए। रेडियो का इंटरेस्ट था कुछ तो उसके लिए, और प्री फाइनल की क्लासेस मैंने ले ली थी कोचिंग से, और उन नोट्स को मैं रिपीट कर लेता था, कभी कभी रिपीट कर लेता था। और उसके बाद में फाइनल ईयर में मैंने फाइनल ईयर की क्लासेस वापस रिपीट कर ली ताकि मेरा कंटेंट एक तो नया हो जाए और मेरे नोट्स मुझे एकदम नए हो जाए, तो मुझे अच्छी तरीके से याद हो जाए वो नोट्स। और शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी मैंने वहाँ से उसी टाइम कर लिए थे ताकि मेरा यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन के लिए ठीक हो जाए, और नीट पीजी जो मुझे नेक्स्ट ईयर देना था उसके लिए मेरे कंटेंट्स एकदम अपडेट हो जाए और मेरे मतलब अंदर से वो रिसेंट हो जाए, ताकि मुझे याद रहे कुछ सुनी हुई चीज़ें और लिखी हुई चीज़ें दोनों मिक्स हो जाए। पेपर में एक्चुअली 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी। ए पेपर थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कम क्लिनिकली था, और वो एक्चुअली होता ही कम क्लिनिकली है फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स है। बाकी बी और सी के जो पेपर के कुछ सब्जेक्ट थे उनमें पूरा ही क्लिनिकली इंटीग्रेटेड था पेपर। हिस्ट्री दे रखी थी उनमें, डायरेक्ट मतलब सब कुछ बता रखा था, तो और ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ रहे थे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं थे उनमें। कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी थे, तो उनमें उसमें मतलब ऐसे इस तरीके से घुमाया हुआ था कि इमेज दे रखी है और उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है पेपर में क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को बड़ा बनाया होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि इमेज देखनी रहती है पहले, फिर उनके ऑप्शन देखने रहते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, और फिर उनकी मोस्टली अगर आपको टाइम नहीं है तो लास्ट लाइन देख सकते हो आप, लास्ट की 1-2 लाइन देख सकते हैं। तो एक तो ऐसा था, और एक था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो बार बार उसमें, जैसे अपना ट्रॉमा है, सर्जरी में ट्रॉमा है, तो उसके 5-6 क्वेश्चन थे, तो एक इट वाज लाइक ए शॉर्ट सब्जेक्ट। और एक जैसे विटामिन B12 है, इन पे क्वेश्चन आए थे, और कुछ ब्रेस्ट पे क्वेश्चन आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पहले से इंपॉर्टेंट चलते आ रहे हैं, और ये इसमें भी ऐसा ही था, और हर एग्जाम में ऐसा ही होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बार बार रिपीट होते ही हैं एग्जाम में। और बेसिकली इसका ये था कि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा लेंथी था, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें उस चीज़ का, तो उसमें ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन को ऐसे कि एक बार ही पढ़ना चाहिए, और वो पहली बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चन को। एक से ज़्यादा बार क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपन को लगता नहीं है, बाकी टाइम डबल ख़राब होता है उसमें। तो जैसे ए सेक्शन को अपन आधे घंटे में कर सकते हैं, तो अगर 2 बार पढ़ेंगे तो उसको 45 मिनट्स ऐसे लग जाता है। तो अपन को क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना चाहिए, और बाकी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इनमें लास्ट में एक्सेप्ट दे रखा है, इनमें कुछ कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। और बाकी फिर ऐसा है कि ऑप्शन को रूल आउट कर देना चाहिए, अगर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो बाकी की कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो बाकी रूल आउट करने से फिर जैसे अपने पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन सही होने की। एक MBBS का सिलेबस होता है, एक नीट पीजी का सिलेबस होता है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि अलग अलग होता है, पर ऐसा कुछ है नहीं है। तो ऐसा है कि जैसे MBBS में अपन पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में तो अपने 3 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, तो उनको अपने पास खूब सारा टाइम है, तो अपन स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं। सेकेंड ईयर में भी ऐसा ही है, प्री फाइनल फाइनल ईयर में भी ऐसा ही है। तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने का ऐसा है कि कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो अपन स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं, वो अपना बेसिक बनाते हैं। तो वो बेसिक ही अपनी रैंक डिसाइड करता है नीट पीजी में। एक तो सिलेक्शन होता है और एक रैंक होती है। सिलेक्शन तो बेसिक होता है कि वो सबको आता है, वो कहीं से कोचिंग से कोई सी भी बुक से पढ़ लो, कहाँ से भी पढ़ लो, तो वो एक बेसिक होता है, वो तो सबको आता ही है। फिर जो आपका रैंक डिसाइडिंग है वो आपका बेसिक्स जो है कि आपने कैसे पढ़ा है, आपने कैसे कंसेप्चुअल हो, आप कैसा कंसेप्ट आपने लगाया है उस एग्ज़ाम में, तो वो उस ऐसा है। अब है अपना टाइम शेड्यूल कैसा रहेगा एग्ज़ाम का। इसमें ऐसा है कि
इफेक्टिवली आपको पढ़ाई करनी रहती है। जैसे एक दिन में अपन पढ़ सकते हैं मैक्सिमम 8 घंटे 10 घंटे। एग्ज़ाम से पहले तो ठीक है 10 घंटे तक पहुंच जाते हैं, नहीं तो 5 से 6 घंटे तक पूरी साल में 5 से 6 घंटे तक डेली पढ़ सकते हैं अपन। एक इसमें ऐसा रहता है कि आपका पर डे का रूटीन होना चाहिए। जैसे मेरा रूटीन तो ऐसा था कि मैं सुबह उठता था लगभग जैसे एवरेज 8 बजे उठ जाता हूँ। 8 बजे उठ जाके फिर कोचिंग यहाँ पे कॉलेज में चला जाता था, हॉस्पिटल में चला जाता। फिर दोपहर में आके, दोपहर में भी रिलैक्स होना ज़रूरी है क्योंकि पूरे दिन पढ़ना रहता है, वो उसमें आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है और इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती। तो दोपहर में 1-1.5 घंटे का ठीक रहता है, 1.5 घंटे सो जाना चाहिए दोपहर में। और फिर उसके बाद में अपनी इफेक्टिव स्टडी स्टार्ट हो सकती है। जैसे अपन में लगभग 4 बजे से स्टार्ट होती थी मेरी, तो 4 बजे से 8 बजे के 4 घंटे तो ये हो गए लगभग। और फिर 1-1.5 घंटा थोड़ा सा रिलैक्स के लिए, खाना पीना खाने के लिए। और फिर उसके बाद में 3-4 घंटे रात को पढ़ाई हो जाती थी। और एक स्लीप के लिए है कि रात को कम से कम 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। और दोपहर में 1-1.5 घंटे हो गया तो अपना 7.5-8 घंटे तो होने चाहिए। ये मेमोरी के लिए भी अपने लिए बढ़िया है और उसमें अपनी इफेक्टिव स्टडी भी इफेक्टिव होती है। जैसे किसी दिन अपना मन नहीं कर रहा तो अपन उस दिन रिलैक्स भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मन करे उतना ही पढ़ना चाहिए और इंटरेस्ट के साथ चीज़ को पढ़ना चाहिए। उससे क्या है कि अपनी इफेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और अपने आवर्स ऑफ रीडिंग भी बढ़ते जाएंगे कुछ चीज़ को इंटरेस्ट बनाने के लिए। और ये अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो अपन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है उस चीज़ का। ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा ये है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, उसका आपके कंसेप्ट नहीं बना, तो बार बार आप उस चीज़ का रिवीजन करोगे तो वो चीज़ तुम्हें याद तो हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ के कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया। तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन का ये है कि किसी आपके फ्रेंड्स को अगर वो चीज़ आ रही है तो आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा उस चीज़ से। तो इस चीज़ का ग्रुप डिस्कशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है अपनी स्टडी में, बेसिक्स के लिए क्लियर करने के लिए। मैंने नीट प्री पीजी की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। उसमें मैंने DBMCI ज्वाइन किए थे, कुछ ऑनलाइन ऐप जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो ज्वाइन किए थे। घर पे बैठे टेस्ट दे सकते हैं उनसे, और उनसे अपना वो रैंक प्रेडिक्टिव भी होते हैं कि कैसी अपनी रैंक है, कैसा अपना स्कोर चल रहा है, वो हो सकता है। तो इसमें 2 चीज़, एक तो सेल्फ स्टडी होती है और एक कोचिंग नोट्स होते हैं। इनका अलग अलग रोल है अपना। कोचिंग नोट्स तो ऐसे है कि वो एक जो स्टैंडर्ड बुक्स का इफ़ेक्टिव है, वो स्टैंडर्ड बुक्स का इफ़ेक्टिव आपके पास एक जगह हो जाएगा और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से वो आपका एक जगह हो जाएगा। तो उसमें जैसे एग्ज़ाम पास में आएगी तो उनका रिवीजन 1-2-3 रिवीजन आसानी से हो सकते हैं उनके। तो रिवीजन से क्या है कि रिकॉल अच्छा रहता है। आप सेल्फ स्टडी बार बार करोगे तो अपने खुद के कंसेप्ट बनेंगे उससे और खुद का मेमोरी बनेगी उससे। और उससे ऐसे कि जैसे आप पेज खोलोगे तो आपको याद आ जाएगी इसमें क्या लिखा हो, तो उसमें कम टाइम कंज्यूमिंग है वो। लास्ट के टाइम अपन मोर और मोर रिवीजन कर सकते हैं उसके लिए। एग्ज़ाम में सक्सेस मंत्र मेरा ये है कि एक तो मेरी रेगुलर स्टडी थी। आपको रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। जैसे 10 मंथ्स थे मेरे, तो वो 10 के 10 मंथ्स मेरे इफेक्टिव थे। पर डे इफेक्टिव था, पर आवर इफेक्टिव था, पर सेकंड इफेक्टिव थी कि इसमें जो मुझे काम की चीज़ है वो ही पढ़नी थी और मैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ता था। हर चीज़ इफेक्टिव है। एक ये मेरी इफेक्टिव है। एक रेगुलर पढ़ाई होगी, एक रेगुलर टेस्ट हो गए। रेगुलर टेस्ट देना चाहिए आपको। और जैसे कोई भी ग्रैंड टेस्ट दे सकते हैं, टाइम इवैल्यूएशन होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट कंप्लीशन होता है कि अपना सब्जेक्ट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और एक ऐसा है कि अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में, नहीं लाइफ में कहीं भी। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है अपने, कि अपन कॉन्फिडेंस से कई क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से ही सही कर सकते हैं, अपने बेसिक नॉलेज से सही कर सकते हैं। और कई क्वेश्चन हिचकिचाहट में अपन गलत भी कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस अपन को रखना चाहिए। और मार्क्स कई बार कम भी आ सकते हैं, उससे डिमोटिवेट होना नहीं चाहिए। मेरी सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है मेरे पेरेंट्स का। मैं एक्चुअली दिन में कम से कम 10 मिनट अपने फादर से बात करता हूँ। वो मुझे आइडियाज़ देते हैं और वो मुझे एक कॉन्फिडेंस देते हैं। वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि तू कुछ कर सकता है। अगर मेरे कम मार्क्स भी आते हैं तो भी वो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं, एग्ज़ाम के लिए भी और लाइफ के हर फील्ड के लिए भी। वो कॉन्फिडेंस हर जगह ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम में भी और लाइफ के हर मोड पे भी। और फ्रेंड्स भी मेरे काफ़ी सपोर्टिव है। मैं अपने आने वाले जूनियर्स जो नीट प्री पीजी की तैयारी करेंगे उनके लिए ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक तो टेस्ट रेगुलर रखने चाहिए। जैसे डिफरेंट टाइप के टेस्ट हो सकते हैं, ग्रैंड टेस्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो सकते हैं, मॉक टेस्ट हो सकते हैं। जैसे ग्रैंड टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम इवैल्यूएशन उससे होता है। जैसे एग्ज़ाम जैसा ही पैटर्न उसका होता है और उससे पूरा टाइम इवैल्यूएशन हो जाता है कि जैसे अपन कितना स्पीड से पेपर करना चाहिए, कौन सा सेक्शन कितने टाइम में करना चाहिए, कौन सा सेक्शन कितने टाइम में करना चाहिए। एक ये है। दूसरा है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अगर आपको टाइम मिले तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो देना ही चाहिए।
पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रैंड टेस्ट है, पर सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के होते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं दिया तो उसमें अपना ऐसा इवेल्यूशन हो जाता है कि अपना कितना आता है सब्जेक्ट, जो अपने पढ़ा है वो कितना अपन ने रिटेन किया है सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट से भी अपना रैंक प्रेडिक्शन होता है कि अपना के कितना लेवल चल रहा है। उसमें ऐसा है कि अपनी रैंक अगर कम भी आता है तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकती है, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा उनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी रैंक नीचे जा सकते हैं। मेरी भी रैंक काफ़ी नीचे गई हुई है कई बार और अच्छी भी आई हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है उनका। और उनमें ऐसा है कि कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए। और ये है कि टेस्ट के लिए जैसे 3 घंटे का टेस्ट देते हैं अपन, 3-3.5 घंटे का टेस्ट देते हैं, तो उसमें एक पूरा दिन उस टेस्ट को देना चाहिए। उसमें जो क्वेश्चंस है जो आए हैं उनके हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए। जो अपना सही हुआ है उसका भी पढ़ना चाहिए, गलत हुआ भी उसका। जो कई क्वेश्चन तुक्के से सही हो जाते हैं वो यहाँ तो तुक्के से सही हो गए तो उनको अपन सॉल्यूशन देखते नहीं है, तो वो एग्जाम में गलत हो सकते हैं, तो उनका भी अपन को सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो पूरा दिन उसके लिए देना चाहिए। और ये है कि एक सिली मिस्टेक्स करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपने कर दी तो वो आप कितना ही हार्ड क्वेश्चन सही कर दो, वो सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन आपको बेसिक से नीचे ले जाएगा, तो वो आपकी रैंक पे बहुत गंदा इफेक्ट उसका पड़ेगा। एक एग्जाम के लिए सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि कितना मटेरियल होना चाहिए, कैसे नोट्स होने चाहिए, क्या मटेरियल अपना होना चाहिए। तो ये है कि कंसाइज नोट्स होने चाहिए। एक बार जो जहाँ से भी अपने एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके, और बाकी जो बार बार टॉपिक्स आ रहे हैं उनके नोट्स होने चाहिए। बेसिकली ये है कि उनसे आता है पेपर। एक्चुअली जैसे 300 क्वेश्चन अपने पेपर में आते हैं एग्जाम में, तो 300 का 300 ऐसा है कि अपने नोट्स में से तो 300 आएंगे नहीं क्वेश्चंस। तो ये है कि जैसे जितने क्वेश्चंस आपके नोट्स में से आए उनमें से मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए। जैसे टॉपर के भी 262 या 3 क्वेश्चन सही है, तो उसके नोट्स से भी 40 क्वेश्चन नहीं आए, तो पूरे क्वेश्चंस तो कहीं से भी नहीं आएंगे। तो एक एक क्वेश्चंस जो रेयरली क्वेश्चंस आते हैं उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो अगर उनके पीछे दौड़ेंगे अपन तो अपने नोट्स बहुत बड़े होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बार बार रिपीटेड टॉपिक्स को करना चाहिए और उन टॉपिक्स को अपने दिमाग में रिपीट करना चाहिए, ताकि वो रिकॉल होए अपन को बार बार। उनसे अपनी मेमोरी बढ़ती है। एक स्टडी मटेरियल का है कि स्टडी मटेरियल अपना कंसाइज होना चाहिए। एक फिक्स ये है कि इतना ही अपने नोट्स, लिमिटेड नोट्स होने चाहिए। अब उनका ये है कि एग्ज़ाम से पहले ऐसे कई टीचर्स के ये रूल होते हैं कि एग्ज़ाम में 3 बार रिवीजन से पहले एग्ज़ाम देना एक तरीका का पाप है। तो वो पाप तो नहीं है, पर फिर भी कम से कम 2-3 रिवीजन, 2 रिवीजन मिनिमम, 2 रिवीजन है, 3 रिवीजन बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तो उनका ये है कि आप फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा उनको टाइम दे सकते हो थोड़ा, क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा हो वो चीज़, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। सेकंड रिवीजन में कुछ चीज़ें ऐसी स्किप कर सकते हैं जो टॉपिक एग्जाम में आ रहे हैं पर आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं, उनको स्किप कर सकते हो। अगर टाइम है तो नहीं करना, नहीं तो कर सकते हो। और कुछ टॉपिक उनको ज़्यादा ध्यान देना है सेकंड और फर्स्ट रिवीजन दोनों में ही, कि जो टॉपिक हार्ड है, आपको आते नहीं है और एग्जाम में बार बार आते हैं उनको, क्योंकि आपको बेसिकली आपका लेवल बढ़ाना है बेसिक्स कंसेप्ट का, कि उन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। और एक थर्ड रिवीजन के बारे में है कि आपने जैसे रिसेंटली 2 रिवीजन किए हैं, तो थर्ड रिवीजन में ऐसा है कि आपको बहुत इजी हो जाएगा रिवीजन करना, तो टाइम कम लगेगा। तो उसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं और वो आपको याद नहीं है, क्योंकि दोनों रिवीजनों के बाद में भी आपको याद नहीं है, तो उनको आप एक जगह लिख सकते हो। वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले उनको पढ़ सकते हो, 2 दिन लगेंगे मुश्किल से, तो उनको आप लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट। Thanks and keep watching DKT. Thank you.